कोलकाता रेप और मर्डर केस को 13 दिन हो चुके हैं। इसके बावजूद डॉक्टर बिटिया से दरिंदगी को लेकर इंसाफ की मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। देश भर के डॉक्टर सड़कों पर हैं। इसके बावजूद कोलकाता में डॉक्टर के मामले का पूरा सच सामने नहीं आ सका है। अब सभी की निगाहें भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली पर है, जो अपनी पत्नी के साथ आज कोलकाता में इस मामले पर प्रदर्शन करने वाले हैं। डॉक्टर्स लगातार सड़कों पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बावजूद डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। सीबीआई ऑफिस से शुरू हुआ डॉक्टर्स का मार्च स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंच चुका है। कुछ डॉक्टर्स ज्ञापन देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के संपर्क में हैं। डॉक्टर्स की मांग है कि सबको पकड़ा जाए, फेयर इन्वेस्टिगेशन अवश्य हो। आइए सीधे अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता के पास, आपको हम कोलकाता लिए चलते हैं। अनुपम, डॉक्टर्स के इस मार्च की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य डिपार्टमेंट तक ये पहुंच चुका है, बताइए। देखिए, कई जगह कोलकाता में इस वक्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। एक और तो जो डॉक्टर्स हैं, खासतौर पर आजकल के जो डॉक्टर्स हैं, वो स्वास्थ्य भवन पहुंच चुके हैं। एक डेलीगेशन भीतर गया हुआ है, जो उनकी मांगे हैं उन पर बातचीत चल रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता स्वपन दास गुप्ता के नेतृत्व में एक बुद्धिजीवियों का जो मार्च है वो शुरू होने वाला है। वहीं स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी की ओर से भी जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल है ईडन गार्डन्स के पास, उसका जो दफ्तर है उसके सामने विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कई जगह छोटे मोटे और विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, कहीं लॉयर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जो शुरू हुआ है कोलकाता में, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। बहुत धन्यवाद अनुपम मिश्र, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो डॉक्टर्स का मार्च जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिस के बाहर तक पहुंच चुका है। कोलकाता में डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स की मांग है कि जब तक इस मामले का सच सामने नहीं आ जाता, हम प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारी साथी श्वेता सिंह ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स से बात की। 13 दिन होने को आए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन लगातार चल रहा है। सीबीआई दफ्तर से लेके हेल्थ डिपार्टमेंट तक जाने का सीधा मतलब है कि राजनीति यहाँ पर नहीं है, यही डॉक्टरों की तरफ से संदेश है। This is totally a political protest and a peaceful one. At that, we have been protesting for, as you already said, this is the 13th day, and in the history of our country and the history of protests, we have not seen a peaceful protest go on for so long. Though there are some positive results which we can think of, but as of now, we don't have any solid ground, something solid to cling upon, something which we can call as a success of the protest. सीबीआई जांच की तरफ से भी आपको चाहिए कि एटलीस्ट जवाब मिले। हाँ, वो तो है ही। उसके साथ साथ पूरा मतलब एक्यूरेसी भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो काम चल रही है वो भी बहुत दिन से चल रहा है ना, तो इसको बहुत जल्द होने के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि इतनी जल्द हो जाए कि हम लोग इसके लिए काम भी लौट सकें, क्योंकि इंटर्न का जो काम चल रहा है वो भी बहुत दिनों से थके हुए हैं ना, तो वो भी जल्दी से मिल सके और प्योरली एक सच्चा जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो हम लोग सामने चाहते हैं, क्योंकि अभी तक बहुत दिन हो चुका है और हम लोग कितने दिन तक रुक सकते हैं ना, तो हम लोग का भी तो काम है, इतने टाइम से आ रहा है ऐसे ही। क्या सिर्फ ये मामला या फिर डॉक्टर्स की ओवरऑल सेफ्टी का भी मामला आप लोग चाहते हैं कि वो एक अंजाम तक? हाँ, वो तो है, लेकिन हम लोग का पहला मांग जो है वो जस्टिस है। वो जस्टिस मिलना चाहिए पहले जस्टिस, फिर बाद में वो सिक्योरिटी वगैरह वो ब्ला ब्ला जो है वो। Not about the safety of only the doctors. If a doctor at her workplace in the midnight can be attacked upon, can be brutally assaulted and murdered, no man, no woman, irrespective of any caste, creed or color, is safe even on the road, even in their homes. This is the message that we would like to send. तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी एक साथी डॉक्टर के लिए, इन सभी डॉक्टर्स की तरफ से जो प्रदर्शन की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, ये दरअसल कोलकाता और समूचे देश में आवाज उठ रही है। प्रदर्शन और जांच के बीच कोलकाता कांड की पीड़िता की डायरी मिली है और क्राइम सीन से पीड़िता की डायरी के जो पन्ने मिले हैं, पीड़िता के परिवार ने डायरी में बेटी की हैंडराइटिंग को पहचान लिया है। डायरी में पीड़िता ने अपने भविष्य से जुड़े प्लान के बारे में लिखा है।
पीड़िता ने डायरी में लिखा है कि बड़े और नामी अस्पतालों में वो काम करना चाहती है। उसने ये भी लिखा कि वो मेडिकल की पढ़ाई में आगे गोल्ड मेडल जीतना चाहती है। माता पिता को लेकर भी उसकी कई सारी योजनाएं थी। वो माता पिता के लिए भलाई के लिए कई सारी योजना बना रही थी। पीड़िता डॉक्टर ने माता पिता से हमेशा खुश और मुस्कुराते रहने का वादा किया था। तो पीड़िता ने अपने माता पिता से अपने करियर के बारे में हर चीज एक एक बात उसने डायरी में लिखी थी। मतलब ये हुआ कि कोलकाता कांड में अब पूर्व प्रिंसिपल घोष बाबू लगातार गिरते जा रहे हैं। घोष बाबू यानी दरिंदगी वाली अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। सीबीआई लगातार छठे दिन संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। 5 दिन में 65 घंटे सवाल जवाब कर चुकी है। संदीप घोष के कई सारे जवाब संदिग्ध हैं, कई जवाबों में तालमेल नहीं है, टालमटोल है। आत्महत्या वाला संदेश, पुलिस को रिपोर्ट करने में देरी और पीड़िता के परिवार को इंतजार करवाने को लेकर संदीप घोष से गंभीर सवाल सीबीआई के अधिकारी लगातार पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप बताइए कि 2021 में जब प्रिंसिपल संदीप घोष उन्होंने अपना कमान संभाला, उसके बाद क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला है आरजीकर हॉस्पिटल में? मैं वहाँ काफ़ी सालों से था और मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से प्रमोशन होकर डिप्टी सुपर हुआ। तो मैंने उनके आगे 5 प्रिंसिपल और 6 वाइस प्रिंसिपल के साथ काम किया हुआ है। डॉक्टर संदीप घोष के चार्ज लेने से पहले तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा एक मेडिकल कॉलेज, ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना कॉलेज है और इसके स्टूडेंट ओवरसीज में भी बहुत सेटल है। तो ये इसका एज पर टाइम्स रैंकिंग ऑल इंडिया में इसके अच्छे रैंक थे और ईस्टर्न इंडिया में ये 1 नंबर रैंक में कॉलेज आता था। मगर संदीप घोष ने चार्ज लिया तो सबसे पहले वो चार्ज लेने के बाद से ही अपना रूप दिखाना शुरू किया। पहले तो वो छात्र स्टूडेंट लोग जो है, स्टूडेंट लोग के पीछे पढ़ना शुरू किया। छात्र के साथ उनका झमेला हुआ, वो उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किए। बहुत सारा स्टूडेंट लोगों को उन्होंने फेल करवा दिया था और ये इसलिए करते थे कि ताकि फेल के एवज में उनके कुछ जूनियर स्टूडेंट थे इंटर्न, वो लोग पैसा ऐंठते थे, पैसा कलेक्ट करते थे, पैसा उठाते थे। यस, पैसा उठाते थे। इस पैसे से संदीप घोष के डायरेक्ट बेनिफिट मिलता था और फिर पास करवाए थे। इसका लेकर के स्टूडेंट लोगों ने 1 महीना से ऊपर आंदोलन किया और हंगर स्ट्राइक भी किया। हंगर स्ट्राइक, ये आंदोलन ऑलमोस्ट, ये पूरा आंदोलन 1 महीने के ऊपर चला। अक्टूबर फर्स्ट वीक में दुर्गा पूजा के समय था, रात को वो, ये कौन से साल की बात कर रहे हैं? ये 2022 की। ये रात को वो लोग घिराव, स्टूडेंट लोग घिराव किया था प्रिंसिपल को, साथ में मैं भी था। तो ये सुबह के 5 बजे प्रिंसिपल भागे जब, तो उनके घर के बाहर ये स्टूडेंट लोग सो के थे। उसमें मेल फीमेल दोनों थे। कुछ हम लोग बाकी एलिगेशंस पे आते हैं, लेकिन ये बताइए, आप 2007 से 2023 तक आरजीकर में पोस्टेड थे, आप एक सरकारी ऑफिसर है। क्यों संदीप घोष इतना पावरफुल है कि उन्होंने पहले तो वो रेजिग्नेशन नहीं दे रहे थे, उसके बाद पब्लिक प्रेशर में आके उन्होंने जब रेजिग्नेशन दिया भी तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ और उसको दूसरे अस्पताल में प्रिंसिपल के तौर पे उनको भेज दिया गया। क्यों सरकार उसके पीछे खड़ी है? देखिए, मैंने 2023 में उनके खिलाफ एंटी करप्शन और विजिलेंस कमीशन में कंप्लेन किया था और उनका पर्दाफाश किया था। सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट जो इलीगल बेआईनी तरीके से जो यूज सिरिंज, हैंड ग्लव्स और स्लाइन बोतल, ये सब को करवाया जाता था और उसमें उनका एक जो एडिशनल सिक्योरिटी वो इन्वॉल्व था, अफसर खान करके। तो मैंने इस पूरा स्कैम को एक्सपोज किया था। उसका नाम क्या सरकारी सिक्योरिटी थी या प्राइवेट? नहीं, वो सरकारी नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल वैसे वर्कर। प्राइवेट सिक्योरिटी लेके घूमते थे प्रिंसिपल? हाँ, प्राइवेट कॉलेज प्रीमाइसेस। वो इतना इन्फ्लुएंशियल कि वो कॉलेज प्रिंसिपल 4 बाउंसर्स को लेके घूमते थे, 20 सिक्योरिटी। किस बात की? क्योंकि वो करप्टेड आदमी थे। वो बेसिकली ही इज अ क्रिमिनल माइंड। और जो आदमी ऐसा होता है उसको अपना जान का डर होता है, पैसे का डर होता है और बहुत तरह का वो ऐसा करप्शन में इन्वॉल्व थे जो शुरू से वो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। लेकिन हम लोग एक एक करके, आपने जो करप्शन चार्ज किया है, एक है मिसमैनेजमेंट, इलीगल मैनेजमेंट ऑफ डेड बॉडीज एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दूसरा है बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट। ये 2 मेन आपका, और फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी वो भी आपने दाखिल किया है। आपने हाईकोर्ट में दरख्वास्त किया है और कोलकाता पुलिस में अभी दिया है और कोलकाता पुलिस का जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है वो भी अभी उनको
को पूछताछ के लिए बुलाया है और ये जांच चल रही है। लेकिन ये बताइए, जो हादसा अभी हुआ है आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में, इसको लेके आपको क्या कहना है? कभी आप सोच पाते थे? आप 2007 से 23 तक थे, कैसा हो सकता है? कभी नहीं। आरजी कर क्या है, कहीं कभी हमने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कहीं इस तरह की दरिंदगी होगा। अब इसके लिए वो इंटायर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये सिस्टम को इतना करप्टेड कर दिए थे। और देखिए, ये सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप किसी के हाथ से पैसा लेते हैं तो उस पर आप सख्ती नहीं कर सकते। हम लोग राउंड देते थे, लोग हम लोगों को देख के डरता था, लोग हम लोगों को लेके, क्योंकि हमारी ईमानदारी से डरता था, एक्शन लेने से डरता था। हम लोग भी नाइट ड्यूटी करते थे, नाइट ड्यूटी में घूमते थे, काफी लोगों को पकड़ा। नहीं, थर्ड फ्लोर में सिक्योरिटी कैसा है? थर्ड फ्लोर में सेमिनार हॉल है, सबका एंट्री वहां पे होता था? नहीं, ये एंट्री होने की बात, मैं जब जिस वक्त था रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, क्योंकि वो वहाँ पे नर्सेज लोगों का भी नर्सिंग स्टेशन था, जहाँ रात को नर्सेज लोग रहती थी। सेमिनार रूम तो थोड़ा आइसोलेट था, अंदर में भीतर में फैकल्टी रूम के बाजू में है, मगर वहाँ पर अलाउ नहीं था। पेशेंट पार्टी का भी अलाउ नहीं था, क्योंकि नर्सिंग स्टेशन के बाद पेशेंट पार्टी का कोई जाने का कोई स्कोप नहीं था। और दूसरे किसी का छोड़ दिए, सिर्फ दिन के वक्त ऑफिस वर्किंग आवर में जो फैकल्टी होते थे वो लोग, उनका चेम्बर वहां पे था, तो फैकल्टी लोग जा सकते थे। सिविक वॉलंटियर जो है उनका तो जाने का कोई कैसे जा सकते हैं? सवाल ही नहीं होता। ये पूरा लैप्सेस ऑफ सिक्योरिटी, पूरा सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। संदीप घोष के विवाद में घिरने के बाद अब उनके पड़ोसी भी उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक ऐसे ही पड़ोसी हैं आशीष बैनर्जी, जिनसे बात की है हमारी संवाददाता सूर्याग्नि रॉय ने। आप कैसे जानते थे संदीप घोष को? बातचीत होती थी उनके साथ? नहीं, ऐसा तो कोई बातचीत नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर एस घोष बोल के लिखा था और पेशेंट भी देखता था 2-4 ठो। पहले यहाँ पर एक नर्सिंग होम में जो था, तब वो नौकरी नहीं करता था, लेकिन हम सुना है आजू बाजू में, जो डॉक्टर दिखाने के बाद अगर वो जो रिपोर्ट दिखाने के लिए पैसा मांगता था, अगर पैसा नहीं देता था तो मिसबिहेव करता था। समझे कि नहीं? तो ये ऐसा आदमी था। एक दिन हम सुन रहा था, जो उसका आरोप औरत आया था, वो 14 दिन का प्रेग्नेंट था, और प्रेग्नेंट होने का, हाँ, उसका बीवी बच्चा था, उसको लाठी मार के, हाँ, उसका सिलाई फाड़ दिया। मतलब उसके खुद की बीवी को? हाँ हाँ। तो हम लोग नहीं गया, सुन रहा था चिल्ला चिल्ली। यहाँ पर क्लब का जो लोग था, उन लोग उसको निकाल के ले गया। हम लोग देखा जो मैक्सी पहन के था वही पहना था। उसका बाद उसका बच्चा का जो कपड़ा था वो भी नहीं दिया। संदीप घोष तो है, लेकिन इसका माताजी जो है वो भी खतरनाक है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आज तक से बातचीत में कहा है कि बंगाल की स्थिति ठीक नहीं, पश्चिम बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के एजेंट के आरोप पर सीवी आनंद बोस ने कहा कि वो अपना काम कर रहे हैं। आपने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रपति जी से जो मुलाकात की लगभग 20 मिनट की, उसमें आपने अपनी तरफ से क्या जानकारी दी है, जितना आप हमारे दर्शकों को बता सकें? बंगाल में जो हो रहा है वो बहुत बहुत दुख की बात है। लोगों के लाइफ को कोई प्रोटेक्शन नहीं, प्रॉपर्टी को कोई प्रोटेक्शन नहीं। भय है, भय कैंपस के अंदर में भय है, कैंपस से बाहर में भय है, औरतों को भय है, उनके डिग्निटी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। दिस इज अ वेरी बिजार सिचुएशन विच डजंट ब्रिंग क्रेडिट टू एनीवन डाउन द लाइन। क्या आपकी गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई दिल्ली में? अभी तक नहीं। पर आप राष्ट्रपति से मिले? राष्ट्रपति से मिला। मेरा अगला प्रश्न यह है आपसे कि हम उस घटना पर अब जाते हैं जो कोलकाता में हुआ। आपने कहा कि आप पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। राज्यपाल क्या कह रहे हैं इस लाइन से? मतलब कहां पर आपको दिक्कत दिख रही है, कहां पर आपको लग रहा है कि पुलिस ने गलती की? क्रिमिनल्स को शील्ड करता है पुलिस, ए सेक्शन ऑफ द पुलिस, वो तो अच्छा नहीं। लोगों को
पुलिस से सुरक्षा मिलना है, वो सुरक्षा नहीं मिलता। औरतों को सुरक्षा नहीं मिलता, छात्रों को सुरक्षा नहीं मिलता। मैंने वहां गया था आरजी कार हॉस्पिटल में, जहां राइट हुआ था। रात को हजारों की तादाद में राउडी लोग हॉस्पिटल के अंदर आया, तोड़मोड़ किया, छात्रियों को से धोखा दिया। उन्होंने नर्सिंग स्टूडेंट्स, दे टोल्ड मी, these rowdies told them, we will rape you in public. Who is there to question us? Who is there to question us? That is the issue there. Police, which is supposed to protect the people, are themselves becoming marauders and also in connivance with the rowdies. That is unfortunately the plight which is there in Bengal today. आपने मुख्यमंत्री जी के साथ क्या कदम उठाने की कोशिश की? क्योंकि एक राज्यपाल की भूमिका ये होती है कि वो एडवाइस कर सकते हैं सरकार को। आपने इस केस पर ममता सरकार के साथ काम करने की या उनको एडवाइस करने की क्या पहल की? इस पूरे केस में अभी तक आपने क्या किया है? राज्यपाल का काम केवल एडवाइस नहीं, साम दान भेद दंड, ये सारा चीज करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसे दिया है अंडर आर्टिकल 167, राज्यपाल जो इन्फॉर्मेशन मुख्यमंत्री से पूछता है वो सारा इन्फॉर्मेशन देने का उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री को है। वो उत्तरदायित्व वो नहीं करता। मैंने बहुत बार कहा आवश्यक कार्यवाही जरूर करना है। आर्टिकल 167 में जो रिपोर्ट मांगता था, केवल एक ही रिपोर्ट मिला है। 30 रिपोर्ट मांगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 167, केवल एक ही रिपोर्ट मिला। ये तो ठीक प्रशासन नहीं, ये डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी इज डीजेनरेटिंग इन मोबोक्रेसी। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन बंगाल नाउ। क्या आपने अपनी इस रिपोर्ट में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है? सीधा प्रश्न है आपसे। See, the situation there is very, very disturbing. It is actually shame for Bengal, shame for India, shame for humanity. The Honorable Calcutta High Court is reported to have made the observation of absolute failure of the state machinery. तो आपकी नजर में स्थिति ऐसी है कि राष्ट्रपति शासन की गुजारिश की जाए या सिफारिश की जाए? That is a policy decision of which I am not the authority to comment on. There are many constitutional options. All the options are open. It's up to the authorities to decide what decision they should take.